हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ये मैं अपने स्टूडेंट के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे डिटेल में। और इस चैप्टर में जितने भी फाइलम हैं हमारे पास किंगडम एनिमलिया के, उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा आखिर में वीडियोस में कि किस तरह हम एक सेंटेंस को याद करके इस पूरे किसी भी पूरे फाइलम को हम याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर आखिर तक देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले जो सी मेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं हम क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया कि जिस पर हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस बेसिस पर हमारे पास जो सा किंगडम एनिमलिया है उसको हमने क्लासिफाई किया है। तो ये मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है आपके सामने, इसको भी हम आगे वीडियो में चलकर इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन हमने कैसी की हुई है एनिमल्स की। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जिन बेसिस पर हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है हमारे पास सिमेट्री, फिर टिश्यू लेयर जिसको हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं, उस बेसिस पर भी हम करते हैं इनको, सेलोम जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं, और आखिर में नोटोकॉर्ड। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम सबसे पहले ले लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि विटिकर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने 1969 में 5 किंगडम हमारे पास सिस्टम मुतारफ़ कराया था, और उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में उसने रख दिया था, जिनमें उसने ये किया था कि जो प्रोटिस्ट थे हमारे पास, प्रोटोजोआस थे, उसने ये किया था कि उनको एनिमल्स से निकाल कर उनका एक अलग हमारे पास किंगडम बना लिया था जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसने ये किया कि प्रोटोजोआ क्योंकि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसने एनिमल्स को उनको निकाल दिया। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और ईटा में इस हवाले से कि हमारे पास जो कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटिस्ट की या अमीबा क्योंकि उसकी टाइप है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, पैरामीशियम उसकी टाइप है, प्रोटिस्ट की एग्जांपल है, उसका पूछ लिया जाता है कि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो बहुत से बच्चे क्योंकि उनको पता नहीं होता तो वो सेलुलर पर टिक कर आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊं, तो हमारे पास मिसाल में आपके तौर पर मैं यहाँ पर एक सेल बनाऊंगा आपके लिए। तो ये हमारे पास एक सेल है और इसमें इसका न्यूक्लियस मौजूद है, और ये साथ में इसके और सारी चीज़ें मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेल किस चीज़ का बना हुआ है तो आप कहेंगे, जाहिर बात है कि जिनको नहीं पता वो कहेंगे सेल सेल का बना हुआ है, और जिनको पता है कि वो कहेंगे सब सेलुलर ऑर्गेनरीज से मिलकर बना है। और अगर मैं आपको घरेलू एक एग्जांपल दूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल किसकी बनी हुई है तो जाहिर बात है हम यही कहेंगे कि वॉल से उनसे मुख्तलिफ ब्रिक्स से मिलकर, ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो इसी तरह जिस तरह हम किसी भी वाल की फॉर्मेशन में हम ये कहते हैं कि वाल ब्रिक्स से मिलकर बनी है, तो इसी तरह हम सेल को ये नहीं कह सकते कि सेल सेल से मिलकर बना है। हम कहते हैं कि सेल सब सेलुलर ऑर्गेनरीज से मिलकर बना है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनरीज मौजूद हैं। जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, प्रोटिस्ट की बात करते हैं, अमीबा पैरामीशियम की बात करते हैं, तो क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, उनके उनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद है जो कि होल काम उनके परफॉर्म करता है पूरे ऑर्गेनिजम्स के। तो इस बेसिस पर हम उसको सेलुलर नहीं कहते बल्कि हम उसको ए सेलुलर उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ए सेलुलर क्यों कहते हैं? अगर मैं आपको ले चलूँ सेल थ्योरी पर, तो सेल थ्योरी का एक पॉइंट है कि सेल जो सा है वो हमारे पास फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन जिस वक्त हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो सेल जो है हमारे पास, इसमें वो पूरे ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म कर रहा, पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहता है। तो लिहाजा वो सेल थ्योरी के इस पॉइंट को रिजेक्ट कर देता है। तो इस बेसिस पर हम इसको ए सेलुलर कहते हैं, ए सेलुलर इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना कि हम इसको सेलुलर कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि बॉडी पूछी जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटिस्ट क्या है या अमीबा क्या है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ए सेलुलर वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। या तो आप सिर्फ सीधा सीधा यूनिसेलुलर कहें, अगर यूनिसेलुलर का ऑप्शन नहीं है तो आपने ए सेलुलर करना है। अब हम जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स को, एनिमल की क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स में क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मिलकर बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
और ये हमारे पास एनिमल्स आपको पता है कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और ये इनका एक्टिव लोकोमोशन होता है। तो अब अगर हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात तो वो हमारे पास होती है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल में अगर हम बात करें तो ये जो उनसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम मुख्तलिफ फ़ाइला में डिवाइड करते हैं किस बेसिस पर कि उनमें सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में, सेलुलर लेवल की एग्जांपल में हमारे पास आता है सबसे पहले फ़ाइला जो है हमारे पास एनिमल्स का, वो है फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जिस भी कहते हैं। अब पोरीफेरा स्पॉन्जिस के जो उनसे मेंबर्स हैं वो हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, यानी उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उनमें आप किसी किस्म का कोई टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम नहीं देखेंगे। तो ऐसे फाइला या ऐसे एनिमल मेंबर्स जिसमें हमारे पास सेलुलर लेवल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है उनको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और उनकी एग्जाम्पल है पोरीफेरा। अब हम दूसरे लेवल पर जाएं तो दूसरा लेवल हमारे पास होता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टिश्यू है क्या चीज़ हमारे पास। टिश्यू आपको पता है कि जब मुख्तलिफ सेल्स मिलकर, जब हम इसकी डेफिनेशन अगर करें तो ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। यानी वो सेल्स जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें तो उस स्ट्रक्चर को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू लेवल क्या है? टिश्यू लेवल में हमारे पास जो सी एग्जांपल आती है, जो कि जिन फाइलास में हमारे पास ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसमें हमारे पास आते हैं सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास, जिसमें हमारे पास हाइड्रा, ओबिलिया एक्सेट्रा मुख्तलिफ किस्म के इसके मेंबर्स हैं जिनमें हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर जाएं तो हमारे पास और ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ, बल्कि ऑर्गन सिस्टम से भी पहले हम एक और लेवल को देखते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। सॉरी, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, ये LEVEL लेवल। अब अगर हम ऑर्गन लेवल में देखें तो ऑर्गन लेवल में हमारे पास जो सी एग्जांपल आती है, जो से फाइला आता है, वो होता है हमारे पास फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थीस। एग्जांपल में हम लिखेंगे प्लेथिहेल्मिन्थीस। तो ये हमारे पास ऑर्गन लेवल की एग्जांपल आ गई, फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थीस। प्लेथिहेल्मिन्थीस को आपको पता है कि फ्लैट वॉर्म भी हम इनको कहते हैं। ये आगे जिस वक्त हम फाइलस को एक एक इंडिविजुअली तौर पर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। और ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ऑर्गन क्या चीज़ है? जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हमारे पास मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त हम इनको कहते हैं ऑर्गन्स। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं आगे नए लेवल पर जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं जो उनसे फाइलास में आते हैं। तो वो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर आता है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, और इससे आगे जितने भी हमारे पास फाइलास आते हैं कॉर्ड्रेट्स तक, ये सारे शो करते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और वो फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिस बेसिस पर हम उस पूरे होल सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, तो आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास माउथ इन्वॉल्व होता है, टीथ और टंग इन्वॉल्व होती है, फिर ईसोफेगस आता है हमारे पास, फिर और फिर ईसोफेगस तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है टीथ, माउथ, और उसके बाद हमारे पास ईसोफेगस, स्टोमिक आ जाता है ऑर्गन, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ मिलकर, कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर जब एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम ये है। तो
तो ये जो उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिन ऑर्गेनिज्म जिस फाइलम में पाए जाते हैं वो है हमारे पास एनालिटा से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइल आते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सबसे पहली बेसिस जिस पर हम क्राइटेरिया जिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, तो वो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम दूसरे मेन पॉइंट की तरफ अपनी जाते हैं जो कि हमारे पास सिमेट्री, यानी हम सिमेट्री की बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का। तो इन बेसिस पर हमारे हमारे पास तीन किस्म की सिमेट्री होती है, तीन टाइप्स होती हैं सिमेट्री की। सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है ए सिमेट्री, फिर हमारे पास होती है रेडियल सिमेट्री, और फिर हमारे पास होती है बायलैटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए सिमेट्री को कि हमारे पास ए सिमेट्री क्या होती है। ए सिमेट्री, ए सिमेट्री से जैसे कि आप लफ्ज से जाहिर है कि ए बोलते हैं विदाउट को, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती उनको हम कहते हैं ए सिमेट्रिकली ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास इनमें जो सी एग्जांपल आती है जिन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सिमेट्री नहीं पाई जाती वो हमारे पास होते हैं प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर, क्योंकि हमारे पता है कि प्रोटोजोआ हमारे पास एक अलग किंगडम में है प्रोटोजोआ। और उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें उनमें जो सा फाइला आता है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो हमारे पास स्पंजिस है। और स्पंजिस को मैंने आपको बताया है कि पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम स्पंजिस कहते हैं। यानी पोरीफेरा में हमारे पास ए सिमेट्री होती है, यानी कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास अमीबा अगर ले लें जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर है, तो अमीबा अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊं तो हमारे पास अमीबा को अगर आप किसी भी तरफ से आप अगर दो इक्वल पार्ट्स में कट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, अगर वो डिवाइड ना हो दो इक्वल पार्ट्स में, तो उस किस्म की सिमेट्री को हम कहते हैं ए सिमेट्री, यानी वो उसमें किसी किस्म की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। उसके बाद हमारे पास जो स्पंजेस हैं उनमें थोड़े से फ्यू स्पंजेस ऐसे हैं जिनमें ए सिमेट्री नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर में ए सिमेट्री ही होती है। जैसे अगर मैं आपको एक स्पंजेस है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो हमारे पास ये एक स्पंजेस है। स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक स्पंजेस है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम डिवाइड करें दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये अगर आपको देखें, मैं अगर यहाँ से इसको कट करना चाहूँ तो ये हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से करूँ फिर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। यानी ऐसी सिमेट्री, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ, कि जिसको हम कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, तो ऐसी सिमेट्री को हम ए सिमेट्री कहते हैं। अब हम दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं सिमेट्री की, जो कि है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। तो दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री आपको जैसा कि लफ्ज़ पता है कि रेडियल हमारे पास रेडियस से निकला है, यानी इसमें हम ये करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लेकर उसमें एक सेंट्रल पॉइंट को ले लेते हैं और उसको वहां से कट करते हैं। और जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से कट करें कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि हम उसको दो जगहों से मोर देन वन प्लेस हम उसको कट करें। यानी ऐसी सिमेट्री जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी दो प्लेन्स में या दो से ज़्यादा प्लेन्स में जब हम उसको डिवाइड करते हैं और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो हम उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता दूं कि आप अगर उसको अपने पास नोट कर लें, तो वो ये है कि हमारे पास ऐसी सिमेट्री कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें दो जगहों से या दो से ज़्यादा जगह से, और वो दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसे हम सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी हमारे पास जो सी, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता दूं जल्दी से, तो हमारे पास इसमें जो से फाइला आते हैं रेडियल सिमेट्री में, वो होते हैं हमारे पास सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, और तीसरा फाइला हमारे पास आता है एकाइनोडर्मेट्स।
ये 3 फाइला हमारे पास ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब रेडियल सिमेट्री की हमारे पास आगे से टाइप आ जाती है बायलेटरल सिमेट्री और पेंटा रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का ये मतलब है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस ऑर्गेनिज्म को दो जगहों से डिवाइड करें, दो प्लेन से डिवाइड करें और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 5 जगहों से कट करें और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो हम उसको पेंटा सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहेंगे या पेंटा रेडियल सिमेट्री कहेंगे। तो इसकी पेंटा रेडियल सिमेट्री में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टारफिश की। उसके बाद हम तीसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। मैं इसलिए आपको ज़रा सा तेज़ तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप तंग हो गए क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द समझ भी आ जाए और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। हमारे पास तीसरी टाइप आती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, बाय कहते हैं टू को, यानी ऐसी सिमेट्री जिसमें हमारे पास, और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो सी सिमेट्री हमारे पास मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। और एग्जांपल बताऊँ तो वो हमारे पास होती है एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा से लेकर हमारे पास ऑनवर्ड जितने भी फाइलम आते हैं कॉर्ड्रेट्स तक, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें आर्थ्रोपोड्स भी आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास एग्जांपल आती है इंसेक्ट्स की। तो अगर मैं एक इंसेक्ट की यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारे पास बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, यानी इसका जो से 4 विंग्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और हिंड विंग्स उसके नीचे रहेंगे। यानी ऐसी सिमेट्री जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को इस तरह से डिवाइड करें कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो और हम उसको सिर्फ एक ही जगह से कट करें, तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से कट करें, अगर इस पॉइंट से कट करें तो हमारे पास ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। हमारी अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल है तो ह्यूमन भी हमारे पास, अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो हम भी बायलेटरल सिमेट्री हमारे में अंदर पाई जाती है, क्योंकि हम भी सिर्फ एक ही प्लेन से एक ही एंगल से कट कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारे पास हो गई बायलेटरल सिमेट्री। अब हम आगे जाते हैं। हमारे पास जो सी नया क्राइटेरिया आता है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, वो होता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, वो है हमारे पास जर्म लेयर्स, या जिसको हम कहते हैं टिश्यू लेयर्स, जर्म्स लेयर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। जर्म्स लेयर्स में हमारे पास दो किस्म की हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और दूसरी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं। एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सिर्फ हमारे पास दो ही किस्म की जर्म लेयर पाई जाए, उनको हम डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि लफ्ज़ डिप आप देख रहे हैं, डाई का मतलब होता है टू या डबल। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो से हैं हमारे पास, इनमें किस तरह के हमारे पास डबल लेयर्स इनमें पाई जाती हैं। और एग्जांपल बताऊं तो ये हमारे पास आ जाते हैं नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में हमारे पास डिप्लोप्लास्टिक पाए जाते हैं, यानी दो किस्म की लेयर्स हमारे पास पाई जाती हैं। अब इसमें अगर हम डीपली देखें इसको, और तो हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो किस्म की लेयर पाई जाती हैं, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये जो से हमारे पास लेयर्स होती हैं, ये ब्लास्टोमेयर, जो कि हमारे पास जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं, जिनको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं, वो इन दो लेयर्स को प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइडेरियंस इसकी एक एग्जांपल आ गया है। उसके अलावा हम इसकी एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं सिलेंट्रेट्स हमारे पास आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी दो लेयर्स पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीनोफोर्स हमारे पास, इनमें भी हमारे पास दो जर्म्स लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं, नाइडेरियंस, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, जिनमें हमारे पास दो जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। अब अगर आपको उन जर्म्स लेयर का नाम बता दूं तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ये जर्म लेयर्स बनती कैसे हैं। तो ये जर्म लेयर्स हमारे पास डिराइव होती हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल से,
जो कि जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास बनते हैं, और उन हम सेल्स को हम स्पेशलाइज्ड सेल्स को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है। वो स्पेशलाइज्ड सेल जो कि जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं, और ये इन सेल से हमारे पास ये दो लेयर्स जर्म्स लेयर्स ड्राइव होती हैं। अगर मैं आपको उन जर्म्स लेयर्स का नाम बताऊं तो हमारे पास सबसे पहली जो सी जर्म लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। पहली हमारे पास आ गई एपिडर्मिस, या जिसको हम एक्टोडर्मी कहते हैं। ये हमारे पास आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। जबकि हमारे पास जो सी दूसरी लेयर होती है वो होती है हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस। ये दूसरी लेयर हमारे पास आ गई। और अगर मैं इसका आपका दूसरा नाम बताऊं तो वो होता है हमारे पास एंडोडर्म। ये हमारे पास इनर लेयर होती है। तो बेसिकली डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास दो लेयर्स पाई जाती है, जिनमें पहली लेयर्स मैंने आपको बताई कि एपिडर्मिस, या जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, और वो हमारे पास आउटर लेयर होती है। जबकि दूसरी डर्म जो सी दूसरी लेयर होती है हमारे पास जर्म लेयर, वो होती है गैस्ट्रोडर्मिस, या जिसको हम एंडोडर्म भी कहते हैं, और ये हमारे पास इनर लेयर होती है। तो ये हमारे पास हो गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब इन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास इन दो जर्म्स लेयर के दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। मिजोग्लिया ये वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो फ्लूइड होता है, वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास नॉन सेलुलर और अनडिफरेंशिएटेड होता है। लिहाजा इसलिए हमने इसको मिजोग्लिया का नाम दिया है। ये वर्ड भी आपने याद रखना है। ये किसी वक्त भी आपसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ईटा में या नीट में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो दो जर्म लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में जो सी हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, तो उसका नाम होता है हमारे पास मिजोग्लिया। ये आपने बात याद रखनी है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के लिए सिर्फ। अब हम देखते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ट्राइमीन 3, यानी जिनमें 3 किस्म की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के भी हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी जर्म्स लेयर पाई जाती हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो पहली तो दो जो सी सेम हमारे पास लेयर्स डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में थी वो यहीं पे भी होंगे, लिहाजा हमारे पास पहली लेयर वही आ जाएगी एपिडर्मिस, या जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होगी गैस्ट्रोडर्मिस। अब इन दो जर्म्स लेयर के दरमियान में हमारे पास एक और जर्म लेयर एवोल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, एक नई लेयर बन जाती है जर्म लेयर, जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म, या जिसका अगर मैं आपको दूसरा नाम बताऊं तो उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो ये दो लेयर हमारे पास आ जाती हैं, जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये 3 लेयर पाई जाती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मीजोडर्म, या जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमारे पास जो सी मीजोडर्म लेयर होती है ये इन दोनों लेयर के मिड में पाई जाती है, यानी दरमियान में होती है। और सबसे पहले जो सी लेयर्स फॉर्म होती है वो हमारे पास एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस लेयर्स फॉर्म्स होती है, जबकि मीजोडर्म लेयर जो सी है वो सबसे आखिर में हमारे पास एवोल्यूट होती है या डेवलप्ड होती है। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल्स बता दूं जिनमें ये पाई जाती हैं, तो हमारे पास फाइला जो से आते हैं वो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं उनमें ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं, हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो ये हमारे पास होगी ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास जर्म्स लेयर का क्राइटेरिया था कि इस बेसिस पर, जर्म्स लेयर्स की बेसिस पर हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स में हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, एक ट्रिप्लोप्लास्टिक और दूसरा डिप्लोप्लास्टिक। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप पीछे रिवाइंड करके इसको देख लें और अच्छी तरह से समझ के आगे चलिए। तो आपने ये मीजोडर्म की जो सी यहाँ पर टर्म यूज किया मैंने, इसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास जो सा अगला क्राइटेरिया है सीलोम का उससे बिल्कुल रिलेटेड है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो हम अगले क्राइटेरिया पर जाते हैं जो कि हमारे पास सीलोम।
तो सिलोम को अगर मैं आपको जर्नल बताऊं तो इसको हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। अब सिलोम क्या चीज़ है? सिलोम हमारे पास एक ऑर्डिनरी बॉडी कैविटी है जो कि मीजोडर्म से बनी होती है, यानी ये वो बॉडी कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है, प्लास्टर्ड होती है हमारे पास मीजोडर्म से। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर आप कोई भी दीवार ले लें तो वो हमारे पास वॉल जो सी होती है वो किससे प्लास्टर होती है, किससे बनी होती है? हम उसके ऊपर कोट करते हैं, जाहिर बात है सीमेंट का कोट करते हैं। तो लिहाजा उसी तरह जिस तरह दीवार पर सीमेंट का कोट होता है तो इस बॉडी कैविटी पर हमारे पास मीजोडर्म का कवर होता है, यानी वो मीजोडर्म से बनी होती है, लाइंड होती है। तो उस कैविटी को जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो उसको हम सिलोम कहते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जिन एनिमल्स में, जिन फाइला में हमारे पास ये सिलोम बॉडी कैविटी पाई जाती है तो वो हमारे पास होते हैं पोरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं। और हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इनकी बेसिस पर हम आगे 3 टाइप्स हमारे पास बेसिक आ जाती हैं सिलोम की। एक होती है हमारे पास ए सिलोम, दूसरी होती है हमारे पास एक और टाइप जिनको हम कहते हैं सीडोसिलोम, और एक हमारे पास होती है ट्रू सिलोम। तो वन बाय वन हम तीनों को देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास डेवलप होती हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, और ये इनका फंक्शन क्या है और ये किस तरह से बनती है। तो इसके लिए मैं दूसरे पेज पर चला जाता हूँ। तो हमारे पास अब जो सी 3 टाइप्स हैं सिलोम की, उनमें से हम पहली टाइप्स को देखते हैं जिसको हम कहते हैं ई सिलोम, या ई सिलोमेट भी हम जिसको कहते हैं, ए सिलोमेट। जैसा कि आपको लफ्ज़ ए से समझ आ रहा होगा कि ए हमारे पास होता है लफ्ज़ जिसका मतलब है विदाउट, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी, सिलोमिक बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, उसको हम ए सिलोमेट्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास पोरीफेरा है एग्जांपल में, पोरीफेरा। उसके अलावा हमारे पास जिनको हम स्पंजिस भी कहते हैं कॉमनली। अब इन स्पॉन्जेस में हमारे पास बॉडी कैविटी तो होती है, लेकिन वो हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से हमारे पास लाइंड हो, मेड अप ऑफ हो, उसको हम सिलोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्जेस में हमारे पास क्योंकि मीजोडर्म नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, तो लिहाजा इनमें मीजोडर्म एब्सेंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो सी बॉडी कैविटी पाई जाती है उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जियो सील, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, मेड अप ऑफ नहीं होती, इसलिए लिहाजा हम इस बॉडी कैविटी को स्पंजियो सील कहते हैं। और ये हमारे पास जो सी कैटेगरी में आता है वो होता है ई सिलोमेट में, यानी यहाँ पर सिलोमिक कैविटी नहीं होती। अब दूसरी एग्जांपल देखें हमारे पास, तो हमारे पास वो होती है सिलेंट्रेट्स। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं सिलेंट्रेट्स। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, मैं स्पेलिंग में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक कंसेप्ट देता चलूँ। तो हमारे पास सिलोमेट्स जो से होते हैं उनमें भी हमारे पास सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो। यहाँ पर जो सी बॉडी कैविटी पाई जाती है वो होती है हमारे पास गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो उसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। आपने बस एक ही कंसेप्ट में ज़हन में रखना है कि जोन सी कैविटी हमारे पास मीजोडर्म से लाइंड हो उसको हम सिलोमिक कैविटी कहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो पोरीफेरा में भी और सिलेंट्रेट्स में हमारे पास कैविटीज़ को पाई जाती हैं, लेकिन उनके नाम मुख्तलिफ हैं क्योंकि वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं हुई। तो लिहाजा हमारे पास सिलेंट्रेट्स में भी जो सी बॉडी कैविटी पाई जाती है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती, लिहाजा उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं हाइड्रा, ओबिलिया, टीनोफोर्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टीनोफोर्स भी जो है वो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में है। अब अगर हम आगे एक और टाइप देखें या एग्जांपल देखें इसकी, तो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थीस में भी हमारे पास ये सिलोमिक कैविटी नहीं होती है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थीस तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी उसमें मीजोडर्म पाई जाती है, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं लाइंड होती मीजोडर्म से? तो वहाँ पर ये बात है कि हमारे पास जो सी प्लेटीहेलमिन्थीस हैं उनके जो सा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि वो डॉर्सली और वेंट्रली साइड से एक दूसरे पर फ्लैट हुए होते हैं। सब वो फ्लैट होते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, तो उनके दरमियान में जो सी मीजोडर्म लेयर होती है वो
उस तरह से डेवलप नहीं होती, तो लिहाजा वहाँ पर कैविटी होने का नाम ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा वहाँ पर भी हमारे पास सीलोमिक कैविटी नहीं होती। इस वजह से हम उनको भी, प्लेटीहेलमिन्थीस को भी एसीलोमेट्स में कंसिडर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हमारे पास पहली टाइप कि जिसको हम एसिलोमेट्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास सिलोम कैविटी या बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स की मदद से अगर समझाऊँ, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको कि इनमें किस तरह से होता है, तो हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बाहर वाली आउटर लेयर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गई एक्टोडर्म लेयर। जबकि हमारे पास ये जो सी अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो ये दो लेयर्स हैं हमारे पास जो कि एसिलोमेट्स में पाई जाती हैं। जबकि ये जो सी कैविटी आप बीच में देख रहे हैं हमारे पास, ये क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट होता है, मीजोडर्म नहीं होता, तो लिहाजा इस कैविटी के अपने अपने मुख्तलिफ नाम है। जैसे पोरीफेरा में हमारे पास स्पंजियोसील और सिलेंट्रेट्स में हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अगर यहाँ पर मीजोडर्म पाया जाए, मीजोडर्म से ये कैविटी लाइंड हो, मेड अप ऑफ हो, तो इसके फिर हम दूसरी कैटेगरी में लेते हैं जो कि है हमारे पास सीडोसिलोम या ट्रूसिलोम। तो उससे पहले हम सीडोसिलोम को, जो कि दूसरी टाइप है सिलोम की, उसको देख लेते हैं। तो दूसरी टाइप हमारे पास आ गई है सीडोसिलोम। अब सीडोसिलोम को सबसे पहले हम लफ्ज़ पर गौर करते हैं। सीडो आपको पता है कि हमारे पास कहते हैं सीडो मीन फॉल्स और सिलोम मीन कैविटी या बॉडी कैविटी। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास फॉल्स कैविटी पाई जाती है, जिनमें उस ट्रू किस्म की कैविटी हमारे पास डेवलप नहीं होती, वहाँ से एवोल्यूट होना स्टार्ट करती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें हमारे पास फॉल्स कैविटी पाई जाती है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि उनके अंदर हमारे पास सीडोसिलोम है, यानी फॉल्स कैविटी पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास नीमाटोडा आ जाती है इसकी एग्जांपल। उसको मैं नाम भी लिख देता हूँ, नीमाटोडा। फाइलम हमारे पास आ जाता है नीमाटोडा, जिनमें हमारे पास फॉल्स कैविटी पाई जाती है। और जिनकी एग्जांपल में अगर हम देखें आगे एक और एग्जांपल, तो हमारे पास राउंड वॉर्म्स भी आ जाते हैं, जिनका हमारे पास जो सा बोटेनिकल नेम है वो है एस्केलमेंथीस। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ट्रूली जो सी डेवलप बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये मीजोडर्म से ये जो सी कैविटी बनती है, ये एवोल्यूट होना स्टार्ट करती है। तो ये हमारे पास राउंड वॉर्म्स की एग्जांपल भी आ जाती है, जो कि हमारे पास मेंबर है एस्केलमेंथीस फाइलम का। उसके अलावा हमारे पास ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस हवाले से। ये एक क्वेश्चन है कि हमारे पासा एस्केरिस जो है उसकी बॉडी कैविटी किस तरह सी है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी इसके मतलब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा इसका जो आंसर लिखना है वो है सीडोसिलोम, यानी इसमें जो सी कैविटी पाई जाती है वो फॉल्स कैविटी होती है, वो ट्रू कैविटी नहीं होती। तो इसको अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की मदद से समझाऊं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, तो हमारे पास जैसे ये आउटर हमारे पास लेयर है, जर्म लेयर, जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, जबकि ये हमारे पास इनर लेयर है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो ये दो लेयर हैं, इनके दरमियान हमारे पास क्योंकि ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें यहाँ पर मीजोसोम मीजोडर्म हमारे पास पाई जाती है। तो मीजोडर्म जो सी है यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एवोल्यूट होना शुरू हुई है, यहाँ पर इतनी डेवलप नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर जो सी मीजोडर्म पाई जाती है वो हमारे पास पैचेस की सूरत में यहाँ पर एक कैविटी बना देती है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं राउंड, जिनको हम कहते हैं मीजोडर्मल पाउच। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्मल पाउच। तो ये अगर आप देखें तो ये जो से हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये पूरी कैविटी को नहीं बना रहे, ये मीजोडर्म यहाँ पर पूरी कैविटी को लाइन नहीं कर रही, ये सिर्फ पैचेस की सूरत में एक कैविटी बना रही है। तो लिहाजा इस पैचेस में जो सी हमारे पास कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं सीडोसिलोम, यानी ये हमारे पास फॉल्स कैविटी है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है कि हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सीडोसिलोम पाया जाता है, तो उनमें हमारे पास ऐसे पैचेस की सूरत में मीजोडर्म एक कैविटी को फॉर्म करती है, जो कि हमारे पास फॉल्स कैविटी होती है, जिसको हम सीडोसिलोम कहते हैं। अब हम जाते हैं तीसरी टाइप की तरफ, सिलोम की, जो कि हमारे पास है ट्रू सिलोम, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी टाइप्स में, ट्रू सिलोम।
तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है ट्रू सिलोम। तो ये टाइप वो टाइप है जिसमें हमारे पास मेसोडर्म से लाइंड होती है बॉडी कैविटी। तो इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है फाइलम एनिलेडा से लेकर फाइलम कॉर्डेट्स तक। एनिलेडा से लेकर ह्यूमंस तक जितने भी फाइला आते हैं उन सब में हमारे पास ये ट्रू सिलोम पाई जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, जो कि हमारे पास मेसोडर्म से लाइंड होती है। अब इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे जिस वक्त मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो स्ट्रक्चर यही है सेम पहले दो टाइप्स की तरह कि हमारे पास ये आउटर हमारे पास जर्म लेयर है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और ये हमारे पास इनर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान क्योंकि मेसोडर्म डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पर जो सी मेसोडर्म पाई जाती है इस कैविटी में, वो मेसोडर्म यहाँ से फट जाती है। यानी यहाँ से वो जिस वक्त फटती है तो उसका जो सा मेसोडर्म का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास इस एंडोडर्म के ऊपर आ जाता है, जबकि जो सा नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास एक्टोडर्म के नीचे चला जाता है। तो फाइनल जो सा स्ट्रक्चर बनता है उसको अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरह से बन जाता है कि मेसोडर्म का जो सा ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास एंडोडर्म के ऊपर आ जाता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा हमारे पास नीचे चला जाता है एक्टोडर्म के। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बन जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह की हमारे पास कैविटी बन जाती है। जब इस तरह से कैविटी बनती है तो इस कैविटी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रू सिलोम है। और ये वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास कोई भी बॉडी कैविटी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बने तो उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं शाइज़ोसोलिक सिलोम। तो हमारे पास नाम आ जाता है उस प्रोसेस का शाइज़ोसोलिक सिलोम। ये वो कैविटी होती है जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इन दोनों जर्म्स लेयर के दरमियान मेसोडर्म्स पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जिस वक्त फटती है तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है कि मेसोडर्म का ऊपर वाला हिस्सा एंडोडर्म के ऊपर आ जाता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा एक्टोडर्म के नीचे चला जाता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो सा बनता है उस कैविटी को हम कहते हैं ट्रू सिलोम, या जिसको हम शाइज़ोसोलिक सिलोम भी कहते हैं। अब ये ट्रू सिलोम जो सा है हमारे पास ये दो तरह से आगे डिवाइड हुआ होता है, दो नई कैटेगरीज में, जिसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। उसको मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं उन स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकूँ। तो लिहाजा मैं यहाँ पर आपको बुक से ही समझा देता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है यहाँ पर, कि सिलोम हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है कि सिलोम कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। ये दो कैटेगरी आ गई जिनमें सिलोमेट हमारे पास डिवाइड हुआ है। अगर आगे देखें तो हमारे पास आप ये कहता है बुक वाला कि दीज ग्रुप्स रिफ्लेक्ट टू मेन लाइंस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन देयर पैटर्न और अर्ली डेवलपमेंट। सो उसके बाद कहता है कि द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ लिटिल बॉल ऑफ सेल्स नोन एज ब्लास्टूला। यानी यहाँ पर बहुत ही एक गुच्छा पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं एम्ब्रियो, जो कि कंसिस्ट ऑफ होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, वो जिन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ब्लास्टूला कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स मूव इनवर्ड टू फॉर्म एन ओपनिंग कॉल्ड द ब्लास्टोमेयर। जिस वक्त मैं ऊपर डायग्राम में आपको बताऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा समझाइए, यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर करते जाएं। द मोस्ट In most of the molluscs, Annelida and arthropods, this opening develop into the mouth. These animals are protostome from Greek word meaning first the mouth. यानी आपने समझना है कि प्रोटोस जो सा लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड है, जो कि जिसका मीनिंग है हमारे पास फर्स्ट, और स्टोम्स कहते हैं माउथ को। यानी ये वो कैटेगरी है जिसमें हमारे पास उन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सबसे पहले माउथ बनेगा और फिर एनस बनेगा। तो इसी तरह हम देख लेते हैं ड्यूट्रोसोम क्या चीज़ होती हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें प्रोटोस्टोम्स की, तो इन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एकाइनोडर्म्स फॉर एग्जांपल सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स एंड कॉर्डेट्स द फाइलम दैट इंक्लूड्स द वर्टिब्रेट्स द ब्लास्टोपोज डज नॉट गिव राइज टू द माउथ। यानी ड्यूट्रोसोम में ये होता है कि ब्लास्टोपोज जो सा होता है वो पहले माउथ को नहीं बनाता, इंस्टेड इट जनरली डेवलप इनटू द एनस। द ओपनिंग दैट डेवलप्स इनटू द माउथ फॉर्म्स लेटर इन डेवलपमेंट। दीज एनिमल्स आर द ड्यूट्रोसोम। ड्यूट्रो मीन सेकेंड एंड द स्टोम्स मीन माउथ। तो अब मैं अगर आपको जनरल बताऊं इन दोनों में डिफरेंस, प्रोटोस्टोम में और ड्यूट्रोस्टोम में, और फिर हम डायग्राम की तरफ भी जाते हैं, तो आपने बात ये याद रखनी है कि प्रोटोस्टोम क्योंकि दो लफ्ज़ से मिलकर बना है प्रोटो और स्टोम से, तो प्रोटो कहते हैं फर्स्ट
जबकि स्टोम्स कहते हैं माउथ को। यानी प्रोटोस्टोम में हमारे पास पहले माउथ डेवलप होता है, फिर हमारे पास एनस डेवलप होता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम ने, अगर आपने यहाँ पर देखा कि ड्यूटरोस्टोम लफ्ज जो है दो लफ्ज से मिलकर बना है, ड्यूट्रो और स्टोम्स। स्टोम कहते हैं माउथ को, जबकि ड्यूट्रो कहते हैं सेकंड को। तो यानी ड्यूटरोस्टोम में हमारे पास पहले एनएस बनता है, जबकि दूसरे नंबर पर उसके बाद लेटर ऑन हमारे पास डेवलप होता है माउथ। तो ये बेसिक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अब ब्लास्टोपोर्स क्या है, ब्लास्टूला क्या है, ये मैं आपको अभी डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा कि द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ लिटिल बॉल ऑफ सेल्स नोन एज ब्लास्टूला एंड द ग्रुप ऑफ सेल्स मूव इनवर्ड टू फॉर्म एन ओपनिंग कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। तो अब हम इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर ये इन्होंने प्रोटोस्टोम्स को जाहिर किया है, जबकि ये ड्यूट्रोस्टोम्स को, और साथ में इन्होंने एग्जांपल भी लिखी है कि जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोटोस्टोम पाए जाते हैं जो कि हैं और ड्यूट्रोस्टोम्स की। तो हमारे पास जो सी प्रोटोस्टोम की एग्जांपल आती है वो मोलस्कस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोड्स, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। जबकि ड्यूट्रोस्टोम की जो सी एग्जांपल है वो है हमारे पास एकाइनोडर्म्स और कॉर्ड्रेट्स। तो अब अगर आप ये ऊपर से व्यू इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास इन प्रोटोस्टोम्स का और ड्यूट्रोस्टोम का, आप देख रहे हैं कि ये टॉप व्यू इन्होंने दिया हुआ है, ये साइड व्यू है। और इसी तरह जो से हमारे पास प्रोटोस्टोम्स है ये स्पायरल इन शेप होते हैं और डिटर्मिनेट होते हैं, जबकि हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम जो होते हैं वो रेडिकल होते हैं एंड इनडिटर्मिनेट होते हैं। अब हम क्लीवेज की बात करें इनकी, तो हमारे पास जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारे पास एम्ब्रियो जो सा होता है वो सेल पर कंसिस्ट होता है, यानी सेल से मिलकर बना होता है। वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लास्टूला कहते हैं। अब जब ये ब्लास्टूला इनवर्ड मूव करता है, जैसा आप ये जहाँ देख रहे हैं कि ये इनवर्ड मूव कर रहा है, तो इन सेल्स को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ये इनके अंदर जो सी कैविटी पाई जाती है उसको हम प्रिमिटिव गट कहते हैं, जो कि आगे जाके हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक को फॉर्म करती है। तो जब आप देखते हैं प्रोटोस्टोम्स में, तो हमारे पास, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले माउथ डेवलप हो रहा है जबकि बाद में हमारे पास एनएस डेवलप हो रहा है, तो लिहाजा इनको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, क्योंकि यहाँ पर पहले माउथ डेवलप हो रहा है प्लास्टोपोर के इनवर्ट मूवमेंट से। इसी तरह हम ड्यूट्रोस्टोम में देखें तो यहाँ पर भी सेम वही बात है कि ब्लास्टूला इन जो से सेल्स हैं वो इनवर्ट मूव करते हैं और एक ओपनिंग बनाते हैं जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास प्रिमिटिव गट आ गई, जो कि आगे जाके लेटर ऑन हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आप देखें तो जैसे ब्लास्टोपोर बनते हैं तो यहाँ से आगे डेवलप हो जाता है हमारे पास पहले एनएस और फिर जाके माउथ डेवलप होता है, और यही बेसिक डिफरेंस है हमारे पास प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम में। और आखिर में हमारे पास है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, कि किस तरह से ब्लास्टोपोर इनवर्ड मूव करते हैं और एनस और माउथ को डेवलप करते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है सिलोम फॉर्मेशन, की सिलोम हमारे पास किस तरह से बन रही है। अब प्रोटोस्टोम में अगर हम देखें तो सिलोम फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। जैसा कि मैंने आपको सिलोम की उस जगह पर बताया था कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से जो सा भी सिलोम हमारे पास जो बॉडी कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं शाइजोसिलोम या शाइजोजियोलिक सिलोम कहते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्यूट्रोस्टोम में क्या हो रहा है कि जो सिलोम बनती है वो बनती है बाय एन आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव गट, यानी प्रिमिटिव गट में से हमारे पास एक आउट पॉकेटिंग कि हमारे पास एक छोटा सा पैकेट टाइप लाइक स्ट्रक्चर्स एक अपीयर होने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने शो किया है। और यहाँ पर अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंटीरोसिलोम कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास सिलोम किस तरह से बनते हैं प्रोटोस्टोम में और ड्यूट्रोस्टोम में। आपने याद रखना है कि ड्यूट्रोस्टोम में हमारे पास सिलोम जो है वो आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमिटिव गट से बनता है, जबकि हमारे पास जो सा प्रोटोस्टोम है उसमें हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ म्यूजोडर्म से बनता है। तो ये बेसिक्स डिफरेंस है, बहुत ही अच्छी इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, तो आप इसको भी गौर से देख लें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है हमारे पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास नेक्स्ट जोन सा है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी एनिमल्स को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जैसा कि एग्जांपल लें हम कि प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। वो क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हमारे पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसमें मीजोडर्म इन्वॉल्व हो, लेकिन हम प्लेटीहेलमिन्थेस पे देखते हैं कि हमारे पास जो सेगमेंटेशन होती है उसमें
एक्टोडर्म इन्वॉल्व होता है जबकि मेसोडर्म इन्वॉल्व नहीं होता। तो लिहाजा जो सी वो वाली सेगमेंटेशन होती है उसको हम ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहते, बल्कि वो फॉल्स सेगमेंटेशन हम उसको कह सकते हैं, या हमारे पास वो कह सकते हैं कि ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ट्रू सेगमेंटेशन क्या होती है। ट्रू सेगमेंटेशन हमारे पास दो तरह से हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है जबकि एक्सटर्नली भी हो सकती है। लेकिन जब हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि क्वाड्रेट्स तक जब हम फाइलम क्वाड्रेटा तक पहुंचते हैं तो वहां पर जाके हमें सिर्फ इंटरनल ही मिलती है मैथमेटिक्स सेगमेंटेशन, बट के एक्सटर्नल नहीं मिलती। उसकी भी मैं आगे जाके आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स सेगमेंटेशन की एग्जांपल देता हूँ जिन ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है। तो एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं फाइलम एनेलिडा से लेकर क्वाड्रेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं, फाइलम्स हैं सॉरी, उन सब में हमारे पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम कहते हैं कि जब भी कोई एनिमल बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, यानी सेगमेंट्स में जिस वक्त वो डिवाइड हो और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन हो वो हर सेगमेंट में रिपीट करे अपने आप को और एक चेन सी बना दे उन सेगमेंट्स की, और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करें, तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एनिमल की बॉडी है जो कि हमारे पास इंटरनली और एक्सटर्नली यहाँ पर सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, और इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पास वो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं और ये एक चेन सी बना रहे हैं और एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर लें तो अगर इस स्ट्रक्चर में हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है तो हर जितने भी सेगमेंट्स नीचे हैं उन सब में हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, यानी हर ऑर्गन जो एक सेगमेंट में मौजूद है वो अपने आप को रिपीट करेगा दूसरे सारे सेगमेंट्स में, और इस तरह की सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे पास एनेलिडा से लेकर आगे जितने भी ऑनवर्ड फाइलम्स आते हैं उन सब में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह की मैथमेटिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। लेकिन हमारे पास जब हम क्वाड्रेट्स तक पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन मिलती है, जबकि एक्सटर्नल जो सी सेगमेंटेशन होती है वो एब्सेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ह्यूमंस की बात बताऊँ तो ह्यूमंस में हमारे पास जो सी इनवर्टिबल कॉलम है उसको अगर आप देखें तो हमारे पास वो, अगर आप इंटरनली उसको देखेंगे तो वो रिंग्स एक स्ट्रक्चर में सेगमेंट्स में कट हुई होती है, एक रिंग राउंड लिंक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन वो हमें बाहर से नज़र नहीं आती। तो ये एक एग्जांपल आप के तौर पर ले सकते हैं कि वो हमारे पास इंटरनली सेगमेंटेड होती है जबकि एक्सटर्नली वो सेगमेंटेशन नहीं होती। तो इस तरह से आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन को भी देख सकते हैं। अब हम लास्ट क्राइटेरिया की अपनी तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो लास्ट हमारे पास जो सा क्राइटेरिया है वो है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। नोटोकॉर्ड हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि इंटायर जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है। एक हमारे पास होते हैं नॉन क्वाड्रेट्स, जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं क्वाड्रेट्स। ये दो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो टाइप से नोटोकॉर्ड की। एक है हमारे पास नॉन क्वाड्रेट्स और दूसरा क्वाड्रेट्स। नॉन क्वाड्रेट्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास क्वाड्रेट्स नहीं पाए जाते, यानी नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, उनको हम कहते हैं नॉन क्वाड्रेट्स। जबकि क्वाड्रेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड हमारे पास पाया जाता है। सबसे पहले तो हम नोटोकॉर्ड को देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड हमारे पास क्या चीज़ है। नोटोकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये पार्ट होते हैं, हमारे पास पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन के ये पार्ट होते हैं। वन बाय वन हम इनको भी देखते हैं। दूसरा अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एट डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद हम अगर देखें तो इसका तीसरा जो सा पॉइंट है वो है कि मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका, मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। और लास्ट अगर देखें तो ये हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है कि हमारे पास ये एंडोस्केलेटन का पार्ट है,
इसका मीजोडर्मल ओरिजिन है, डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी पाया जाता है, जबकि हमारे पास ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब नोटोकॉर्ड क्योंकि हमारे पास ये एंडोस्केलेटन का पार्ट है, तो लिहाजा ये हम हमारी बॉडी में ये सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट्स देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मसल मौजूद है तो मसल्स को ये अटैचमेंट देगा। अगर कोई और इसका काम है, अगर ये मौजूद है, तो ये सपोर्ट का काम करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दें तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स है, बॉडी है, तो नोटोकॉर्ड इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये नोटोकॉर्ड नहीं होती, एब्सेंट होती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नोटोकॉर्ड की ये मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर हमारी बॉडी में पाया जाए तो हम मूव ना कर सकें, हम झुक ना सकें, हम कोई और काम ना कर सकें। इसीलिए हमारे पास ये नोटोकॉर्ड जो है उसकी वर्टिब्रेट्स में उसकी मॉडिफाइड फॉर्म पाई जाती है, और ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ये इन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ये मॉडिफाई हो जाता है वर्टिबल कॉलम में। और साथ में अगर आप यहाँ पर तस्वीर देख लें, पिक्चर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप उसमें देखें तो ये हमारे पास ह्यूमंस में ऐसी वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास मॉडिफाई फॉर्म है नोटोकॉर्ड की, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, इससे हम हर काम कर सकते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ या झुकना हो, हमें कोई काम करना हो तो हम उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन में पाई जाती है। जबकि ये लोअर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें तो ये परमानेंट पाई जाती है, जबकि और जितने भी आगे वर्टिब्रेट्स हैं लाइक एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें ये मॉडिफाई फॉर्म में पाई जाती है, और ये मॉडिफाई होकर हमारे पास वर्टिबल कॉलम में फॉर्म हो जाती है, उसमें पाई जाती है। अब वर्टिबल कॉलम क्या होता है कि वर्टिबल कॉलम हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास हमारे बॉडी में, जो कि हमें सपोर्ट भी देता है और साथ में हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, हम हर काम कर सकते हैं। और ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये वर्टिबल कॉलम की किस तरह से डिवाइड होती है कि हमारे पास स्मॉल राउंड लिंक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, और उससे हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। अगर आप सिंगुलर लें उसका तो वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये होल प्रोसेस है कि नोटोकॉर्ड्स किस तरह से पाई जाती है हमारे अंदर। ये वर्टिबल इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती है। इनवर्टिब्रेट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमानेंटली पाई जाती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में ये मॉडिफाई हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। तो ये होल क्राइटेरिया था हमारे पास ये कि किस तरह से किन बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को यानी एनिमल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि किस तरह किन बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने शुरू में जो सा आपको बताया था डायग्राम, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें मैंने बड़ा क्लियर करके आपके लिए डायग्राम बनाई है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमें डिस्क्राइब कर रही है इस होल प्रोसेस को। तो ये मैंने बनाया है ट्री ऑफ एनिमल्स। तो इसमें पहले मैंने शो किया एंसेस्टर प्रोटिस्ट, जिसको साइंटिस्ट विटिकर ने 1969 में इसको एनिमल्स किंगडम से निकाल कर अब इसका अलग किंगडम बना लिया, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्ट से जानते हैं। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में मैंने मेंशन किया है पोरीफेरा भी, इन स्पंजेस जो हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जबकि दूसरी मैंने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताई है, जिसमें साथ में मैंने यहाँ पर मेंशन किया रेडिएटा, यानी रेडिएटा वो कि जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बायोलेटरल वो जिनमें बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी एग्जांपल में हमारे पास नाइडेरियंस आ जाते हैं। आगे जाएं हमारे पास एसिलोमेट्स, जिनमें हमारे पास सिलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, उनके एग्जांपल में प्लेटिहेल्मिन्थीज आ जाते हैं, जिनको हम जनरली फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। और ये हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सीडो सिलोमेट्स, जिनमें फॉल्स कैविटी पाई जाती है। इनकी एग्जांपल आ जाती है नीमाटोडा, जिनको हम राउंड वार्म्स कहते हैं। फिर प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम की बेसिस पर मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को, फाइलम्स को डिवाइड किया है, जिनमें हमारे पास एग्जांपल आती है ड्यूट्रोस्टोम की अकाइनोडर्म्स, डर्मेटा या जिनको हम अकाइनोडर्म्स कहते हैं। जबकि प्रोटोस्टोम्स की बेसिस पर मैंने यहाँ पर लिखा है मोलस्का, जिसको हम मोलस्कस भी कहते हैं। उसके आगे हमारे पास ऐसे ही और ऑर्गेनिजम्स आते, फाइलम्स आते हैं, जैसे क्रोडेटा है, जिसमें सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं हमारे पास। ये इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनको हम आर्थ्रोपोडा भी कहते हैं। और साथ में ये हमारे पास एनालिड्स है, जिनको हम एनालिटा भी कहते हैं। तो ये होल मैंने डायग्राम से भी शेयर करने की कोशिश की है, इसको भी आप देख लें एक दफ़ा। और अगर आपको ये अपने पास नोट करनी है, बनानी है, तो आप इसको पास करके अपने पास बना भी लें,
ये इससे ये है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा ये होल प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किन बेसिस पर, किन क्राइटेरिया पर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये होल टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि आपको अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको एक डिटेल प्रोसेस बता सकूं। इंशाल्लाह आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस पूरे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर में। जैसे हम वन बाय वन सारे फाइलम्स को देखेंगे, जैसे पोरीफेरा है, एनिलिडा है हमारे पास, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा है, नीमाटोडा है, जितने भी फाइलम्स हैं हमारे पास, उन सबको हम वन बाय वन एक एक वीडियो में देखेंगे। उसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा उस फाइलम के मुतालिक, और जबकि आखिर में भी जाके आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, जिस सुपर ट्रिक से एक सेंटेंस से सिर्फ आप उस पूरे फाइलम को याद कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी मैं आगे नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।